Hello students, this is chapter 4 in microeconomics, consumers equilibrium indifference curve analysis. In chapter 3rd, we learned about consumers equilibrium utility analysis, and actually the utility analysis was depend on cardinal theory, and indifference curve analysis is completely dependent over the ordinal concept. Ordinal concept, that means we can't measure the consumer satisfaction into numbers. Okay, so let's start. So assumption of IC analysis of consumers equilibrium. First we need to learn about the consumers equilibrium, that what is consumers equilibrium. So the present chapter focus on the indifference curve analysis of consumers equilibrium. This is based on ordinal concept of utility. That means we can't measure the satisfaction rate of consumer into numbers like 1, 2 or 3. Throughout this analysis we shall never express utility in terms of cardinal numbers or never measures utility in terms of units like 2, 4, 6 and 8. We shall only compare utility or the level of satisfaction as equal, less or more. In different situations, consumer's equilibrium is defined as the situation when he maximizes his satisfaction. What means? दैट मीन्स कंज्यूमर को ऐसी सिचुएशन में देखेंगे अब हम जब कंज्यूमर के पास में एक से ज़्यादा गुड्स होंगे और वो अपनी इनकम, क्योंकि उसकी इनकम मैंने बताया था इनकम उसकी कांस्टेंट रहनी है, उसकी जो इनकम होगी वो लिमिटेड रहेगी, तो वो अब दो से ज़्यादा एक या दो कमोडिटीज़ में अपनी सैलरी को या फिर अपनी इनकम को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके. ओके, सेटिस्फेक्शन को हमें यहाँ पे नंबर्स में मेजर नहीं करना है. ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना है. नाउ व्हाट अबाउट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई, तो एक बार रिपीट कर देते हैं. दैट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन व्हेन ही मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन स्पेंडिंग हिज गिवन इनकम अक्रॉस डिफरेंट गुड्स विद द गिवन प्राइजेस. ओके, सो ये सब प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं. नाउ लेट्स मूव टू द assumptions ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. सो द assumptions ऑफ IC एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की कौन कौन से हमें assumptions यहाँ मान के चलने पड़ते हैं. तो फर्स्ट मैंने बताया दैट मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन एंड डज नॉट चेंज, कि जो इनकम है, जो मनी है कंज्यूमर के पास में वो चेंज नहीं होनी है, पहला ये रखना है. ओके, नाउ रेशनैलिटी, द कंज्यूमर इज रेशनल, ही वांट्स टू ऑब्टेन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गिवन हिज इनकम एंड प्राइजेस. यानी वो क्या चाहता है, जो भी उसके पास में इनकम है, जो भी उसके पास मनी है, वो उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करना चाहता है. Now the second one is utility is ordinal. Utility is ordinal, not cardinal. Okay, हमने दो concepts पढ़े थे. That first one was cardinal effect and the second one is ordinal concept. So utility is ordinal. It is assumed that the consumer can rank his performance or preferences according to the satisfaction of each combination of good, according to less, more. Okay, but वो क्या नहीं कर सकता, वो उसे नंबर्स में डिज़ायर्स को अपने सेटिस्फैक्शन रेट को एक्सप्रेस नहीं कर सकता. नाउ द थर्ड पॉइंट, सो व्हाट इज द थर्ड पॉइंट, कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस. इट इज ऑल्सो अज्यूम दैट द कंज्यूमर इज कंसिस्ट इन द चॉइस ऑफ गुड्स. द फोर्थ वन इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन. दैट मीन्स कि सिर्फ एक मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, एक ही जो कंज्यूमर गुड्स है वो मार्केट में नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा गुड्स मार्केट में होने चाहिए. देयर इज अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द मार्केट from where the consumer is purchasing the goods. Okay, now the next one is total utility. The total utility of the consumer depends on the quantities of the goods consumed. ओके, टोटल यूटिलिटी होगी वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो कंज्यूमर ने गुड्स की जो यूनिट्स हैं वो यूटिलाइज़ किए हैं उसे उतना ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा. ओके, इसमें एक चीज़ और देखनी है बेटा, दैट मोर ऑफ ए गुड ऑलवेज गिवन मोर सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर. ये चीज़ हमें याद रखनी है. ठीक है, ये सबसे मेन पॉइंट है कि जितना ज़्यादा कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट दिया जाता है उतना उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है. पिछले में हमने देखा था कि वहाँ पर एक डिमिनिशिंग रेट हमने देखा था कि जितनी ज़्यादा आप एक ही कमोडिटी की चीज़ें, जब आप एक ही कमोडिटी की ज़्यादा नंबर्स को यूटिलाइज़ करते हो तो एक टाइम ऐसा आता है जब आपको सेटिस्फेक्शन रेट उससे कम मिलने लगता है. लेकिन अब यहाँ क्या बताया जा रहा है, दैट मोर ऑफ ए गुड ऑलवेज गिव मोर सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर. यानी जितना ज़्यादा गुड्स की नंबर्स बढ़ते जाएंगे उतना ही ज़्यादा उसका सेटिस्फैक्ट्री रेट भी बढ़ता जाएगा. ओके, और ये जो थ्योरी है ये कहलाती है मोनोटोनिक प्रेफरेंस. ओके, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ बट आप लोगों को याद रखना है. दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस. ओके, नाउ तो ये चीज़ें आई थिंक समझ में आ गई होंगी. नाउ द नेक्स्ट वन इज कि कंज्यूमर जो है वो अपनी इनकम को दो गुड्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है विच आर सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे की सब्सटीट्यूट होती हैं. जैसे कि मान लेते हैं मुझे ज़्यादा पसंद है चाय,
मुझे ज़्यादा कॉफ़ी पसंद है, लेकिन मेरे पास जो इनकम है वो उतनी अलाउ नहीं करती मुझे कि मैं बार बार कॉफ़ी पी सकूं, क्योंकि कॉफ़ी का जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है इन द कंपैरिजन ऑफ टी। ओके, तो टी यानी कि जो कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट है मेरे पास वो है टी, क्योंकि टी मुझे सस्ते में मिल जाती है। नाउ मैं अपने सेटिस्फैक्ट्री रेट को बढ़ाना चाहता हूँ। सेटिस्फैक्ट्री रेट मेरा कैसे बढ़ेगा, क्योंकि मैं कॉफ़ी को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, मैं कॉफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो मुझे कॉफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगी। बट मेरी इनकम जो है वो लिमिटेड है, मैं ज़्यादा कंजम्पशन नहीं कर सकता कॉफ़ी का। ओके, तो इसलिए जो कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट है मेरे पास टी है। ओके, नाउ अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी गिवन इनकम को मैं 2 पोर्शंस में डिवाइड कर सकता हूँ कि मैं कौन सा ऐसा अजम्पशन, कौन सी ऐसी इक्वेशंस लगाऊँ जिससे क्या हो जाए कि मेरी जो टी है वो भी मेरे पास रहे और जो कॉफ़ी है उसका भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मैं कर पाऊँ। ठीक है, तो यही हम आगे देखेंगे। ना कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस सेट। इंडिफरेंस सेट जैसे अभी मैंने बताया, यहाँ पर हमारे पास में 2 सेट दिए गए हैं, पूरा एक सेट दिया गया है सॉरी, जिसमें एक टेबल में कॉम्बिनेशन ए बी सी एंड डी, ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं। ओके, तो इंडिफरेंस सेट रेफर्स टू दोज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विच ऑफर द कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ओके, ना कंज्यूमर के पास में अब वैसे तो हम दूसरे प्रोडक्ट्स को भी ले सकते हैं जिनके सेम क्वालिटीज़ हों। ठीक है, इसमें कोई वो सोचना नहीं है ज़्यादा, आपके सेम जो क्वालिटीज़ हैं उनके भी सब्स्टिट्यूट ले सकते हो। यहाँ टेबल में मैंने फूड और क्लोथिंग लिया हुआ है, तो पहला कॉम्बिनेशन कह रहा है फूड 1 यूनिट एंड क्लोथिंग में 12। ओके, उसके बाद में मैंने जब फूड की जो क्वांटिटीज़ बढ़ाई तो मुझे अपनी क्लोथिंग को सेक्रीफाइस करना पड़ा। सी कॉम्बिनेशन बता रहा है कि मैंने 1 यूनिट और जब बढ़ाया फूड का तो मुझे कुछ और ज़्यादा क्लोथिंग की जो नंबर्स थे उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ा। और डी पॉइंट पर मैंने देखा कि फूड मेरा जब 4 पॉइंट हुआ तो मुझे क्लोथिंग अप्रोक्सीमेट लगभग 9 यूनिट जो थे मुझे सेक्रीफाइस करने पड़े। ओके, तो इससे हुआ क्या कि मैंने अपनी फूड यानी फूड अगर मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है तो मैं फूड को धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, फूड का जो यूनिट्स कंजम्पशन है मैं वो बढ़ाऊंगा। लेकिन क्योंकि मेरे पास इनकम लिमिटेड है तो मुझे जो दूसरी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं उनका कंजम्पशन मुझे कम करना होगा, क्योंकि लिमिटेड इनकम है। ओके, आप दोनों चीज़ों को नहीं बढ़ा सकते कि मैं फूड भी कंज्यूम करता रहूँ और क्लोथिंग की जो यूनिट्स हैं उनको भी मैं बढ़ाता रहूँ, तो ऐसे क्या होगा, मेरी इनकम मुझे अलाउ नहीं करेगी। ओके, तो दैट वाज इंडिफरेंस सेट। इंडिफरेंस सेट हमेशा एक तरह से टेबल्स में आपको दिया होता है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है, जो इंडिफरेंस जो सेट आपको बताता है उसी का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो होती है वो होती है इंडिफरेंस कर्व, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सो इट इज़ अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एन इंडिफरेंस सेट ऑफ कंज्यूमर। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि 2 एक्सेस आपको दिखाई गई हैं। पहली एक्सेस ये वाई एक्सेस बनाई गई है और एक्स एक्सेस बनाई गई है। यहाँ पे पहले यहाँ में फूड दिखाया गया है एक्स एक्सेस पे और वाई एक्सेस पे क्लोथिंग दिखाई गई है। तो देख सकते हो आप कि सबसे पहला जो पॉइंट था दैट वाज ए। ठीक है, कि और जब ए 12 था यानी जब मैं क्लोथिंग को मैं जब 12 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा था तब मैं फूड का 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा था। ठीक है, तो ये हम अगर बार बनाते हैं तो ये इस तरह से हमें मिल जाता है। उसके बाद है कि जब क्लोथिंग पर हम जब शिफ्ट किया, क्लोथिंग इससे पहले जो बताया गया था कि क्लोथिंग का जो नंबर है जब हमने वो जैसे क्लोथिंग का अब ये जो सेकंड वाला देख रहे हैं, क्लोथिंग जो थी वो 6 हो गई जब फूड को मैंने इंक्रीज़ किया। फूड की जब क्वांटिटी को मैंने इंक्रीज़ किया, दैट मीन्स मुझे क्लोथिंग के जो यूनिट्स थे वो मुझे सेक्रीफाइस करने पड़े, उन्हें लेस करना पड़ा क्योंकि मेरी इनकम लिमिटेड है। ओके, तो यही चीज़ देखिए यहाँ पर भी क्लियरली बताई गई है। पहला पॉइंट आपको ये मिला है जब इस कंडीशन में क्लोथिंग है 12 और फूड है 1। सेकेंड कंडीशन है जब फूड है 2 और क्लोथिंग है 6। सेम फूड को मैंने 3 किया तो मेरी क्लोथिंग रह गई 4 यूनिट्स की, और जब फूड को मैंने 4 किया तो मेरी क्लोथिंग जो थी वो 3 यूनिट्स की रह गई। तो ये इस तरह से कुछ कर्व बन गया। ओके, तो ये जो कर्व आप देख रहे हो, ये वाला जो कर्व आपको देखने को मिल रहा है, यही हमारा क्या कहलाएगा, इंडिफरेंस कर्व। ओके, ये आप अपने कुछ भी 2 कमोडिटीज़ ले सकते हो, एप्पल ऑरेंज या फिर टी कॉफ़ी। तो उसमें करना क्या होगा कि एक कमोडिटी को जब आप प्रमोट करोगे तो दूसरी कमोडिटी को आपको सेक्रीफाइस करना होगा। तो इसी तरह से आपकी एक जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से ही बनेगा हमेशा। ठीक है, नाउ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व, हम यहाँ पे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। दिस स्लोप सिग्निफाइज दैट व्हेन द क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी इज कॉम्बिनेशन इज इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द अदर कमोडिटी रिड्यूसेस।
ठीक है, यही चीज़ मैं अभी आपको बता रहा था कि जब एक कमोडिटी को हम प्रमोट करते हैं तो मुझे दूसरी कमोडिटी जो है वो मुझे सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, और उसका नतीजा क्या होता है, हमें ये कुछ इस तरह से जो हमारा कर्व है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी, पहली प्रॉपर्टी सॉरी मैं बताना भूल गया, दैट आई सी स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट। ओके, एंड इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट। ये चीज़ ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि एक कमोडिटी को जब हम प्रमोट करते हैं तो दूसरी कमोडिटी को हमें सेक्रीफाइस करना होता है। नाउ द सेकंड वन इज एन इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये कॉन्वेक्स ही बनेगा, ओरिजिन से कॉन्वेक्स ही बनेगा। ये जो आप शेप देख रहे हो ये कॉन्वेक्स में ही बनेगा। आप कोई भी सिचुएशन ले लें, आप कोई भी डायग्राम देख लें, या फिर आप कोई भी अलग अलग डिफरेंट तरह की कमोडिटीज़ को ले लें, तो इससे हमें आई सी इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, सो फ्रॉम अवर डिस्कशन अबव वी अंडरस्टैंड दैट एज पीटर सब्स्टिट्यूट क्लोथिंग फॉर फूड ही इज विलिंग टू पार्ट with less and less clothing. This is the diminishing marginal rate of substitution. The rate gives a convex shape to the indifference curve. However, there are two extreme scenarios. Two commodities are perfect substitute for each other. In this case, the indifference curve is a straight line where MRS is constant. Okay. Now, what is MRS? तो marginal rate of substitution. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये जो MRS दिया गया है दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के लिए बताया गया है। नाउ टू गुड्स आर परफेक्ट कंप्लीमेंट्री गुड। एन एग्जांपल ऑफ सच गुड्स बी gasoline and water in a car. In such cases the IC will be L shaped and convex to the origin. ओके, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। आप कोई भी कमोडिटीज़ ले सकते हो और उसके साथ में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। Now the next one is indifference curves never intersect each other. Indifference curves never intersect each other. कि जो indifference curve होते हैं वो एक दूसरे को intersect नहीं करते हैं। तो रीज़न क्या है? Two ICs will never intersect each other. Also they need not to be parallel to each other. Either look at the following diagram. ये जो diagram हमें दिख रहा है अभी. So figure 3 shows two IC intersecting each other at point A. Since point A and B lies on IC1. Okay, they give the same satisfaction level to an individual. Similarly, point A and C give the same satisfaction level as they lie on IC2. That is IC2. Therefore, we can imply that B and C offer the same level of satisfaction, which is logically observed. Hence, no two ICs can touch और इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, यानी कि साफ साफ कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम दो कर्व्स बनाते हैं तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक पॉइंट पर आकर के वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दो कमोडिटीज़ कभी भी ऐसी नहीं हो सकती जो एक लेवल पर आके आपको सेटिस्फेक्शन दें। ओके, तो इसलिए ये चीज़ याद रखनी है। और इसका जो ग्राफ होगा, जो कर्व होगा, वो ये बना हुआ है, यही आप लोगों को बनाना होगा हमेशा इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी केस। ओके, और ये जो इससे पहले वाला था उसके लिए आपको ये ऑलरेडी दिया ही है। ठीक है, एक ही आप कर्व बना सकते हो, उसको आप ध्यान रख सकते हो, उसी को बार बार एक्सप्लेन कर भी कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट वन इज ए हायर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एज कंपेयर्ड टू लोअर IC। जितना ज़्यादा IC हायर लेवल का होगा उतना ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हाई होगा। सो ए हायर IC मीन्स दैट ए कंज्यूमर प्रिफेयर्स मोर गुड्स देन नॉट। तो हायर IC इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे देखिए IC4 ये सबसे हाईएस्ट लेवल की है, फिर उससे कम लेवल पर IC3 है, IC2 एंड IC1। ओके, दैट मीन्स IC4 जो है, IC4 इस लेवल पर कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ओके, नाउ एन IC डज नॉट टच द एक्सेस। जो IC होंगी इंडिफरेंस कर्व की वो कभी भी एक दूसरे की एक्सेस नहीं छुएंगी, मतलब ना तो वो X को टच करेंगी ना ही Y को टच करेंगी। ये जितने भी हमने कर्व्स देखे हैं अभी तक उनमें यहाँ पे हमें कहीं भी देखने को नहीं मिला है। और रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि हम जब सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल होते हैं हमारे पास में, तो हम पहले से ऑलरेडी एक गुड को यूज़ कर रहे होते हैं, यानी हम ज़ीरो से शुरुआत नहीं करते, हम ऑलरेडी एक गुड्स को यूज़ कर रहे होते हैं और दूसरे गुड को भी हम पूरी तरह से छोड़ते नहीं हैं। ऐसा नहीं होता कि हम दूसरी कमोडिटी को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देते हैं, उसे भी हमें यूज़ करना होता है।
So this is not possible because of our assumption that a consumer consider different combinations of two commodities and wants both of them. If the curve touches either to the axis, then it means that he is satisfied with only one commodity and does not want the other, which is contrary to our assumption. ये out of assumption है. कभी भी हम में से कोई भी ऐसा कंज्यूमर नहीं होता जो कुछ नेक्स्ट या कोई सेटिस्फाई जो कोई नेक्स्ट चीज़ को या फिर किसी सब्स्टिट्यूट गुड्स को यूज़ करना ना चाहे. सो दैट इज़ द रीज़न. ओके, कल हम देखेंगे कंज्यूमर्स बजट के बारे में. तब तक के लिए टेक केयर.